गाइस तो हम लोग देख रहे थे विज़न का टेस्ट दूसरा लगा रहे थे, तो उसमें हमने 70 क्वेश्चंस देखे थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 71। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। एक ए उच्चतम न्यायालय द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद द्वारा, डी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका आंसर बताइए। तो 71 का हम आंसर है बी। संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में इसका निर्णय राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर समय समय पर उसके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है। तो बी सही है। ठीक है, संविधान में हमें नहीं बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय होता है उसमें जो जजेस होते हैं उनकी कितनी संख्या होगी। ठीक है, ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। वो देखता है कि कितनी संख्या होगी। तो 71 का हमारा बी सही था। अब देखते हैं क्वेश्चन 72। हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज जो 4 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। सॉरी 6। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज 6। ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ओमान। तो इसका डी सही है 72 का। देखिए जो हाल ही में भारत ओमान अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 2022 वायुसेना स्टेशन जोधपुर पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। तो ये जो ईस्टर्न ब्रिज है वो भारत और ओमान के बीच हुआ था। ठीक है, जोधपुर में। ओमान की शाही वायुसेना आरएफओ ने भारतीय वायुसेना आईएएफ के साथ अभ्यास में भाग लिया। इसका उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने हेतु परिचालन का प्रदर्शन करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करना था। इस अभ्यास ने अनुभव और परिचालन ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान के माध्यम से आईएएफ और आरएफओ के मध्य लाभप्रद संवाद का अवसर प्रदान किया। इस अभ्यास ने दोनों देशों के वायुसेना कर्मियों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। तो ये वायुसेना के मध्य हुआ था, ये ध्यान रखिए, ओमान के साथ। 72 का आंसर हमारा डी है, ओमान। अब देखते हैं क्वेश्चन 73। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित कदमों में से कौन सा सही नहीं है। ए, उसे वह सभी उन्मुक्तियां प्राप्त होती है जो राष्ट्रपति को उसके आधिकारिक कृत्यों के लिए उपलब्ध है। बी, वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। सी, वह कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा कर सकता है। डी, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका आंसर बताइए। तो 73 का बी है हमारा। पूछा क्या था, कौन सा सही नहीं है। देखिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, मतलब जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा, तो उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो ऑब्वियसली उस पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसे उनके सारे अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता। अब देखिए एक ही काम तो संभालेगा ना, तो इसीलिए क्या है, वो राज्यसभा के जो सभापति होता है तो वो वाला उसके कर्तव्यों का पालन नहीं करता। इस अवधि के दौरान उन कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है, इसलिए बी सही है। तो क्वेश्चन 73 का बी सही है। ठीक है, ने पूछा था कौन सा सही नहीं है, कि वो राज्यसभा, वो दोनों काम थोड़ी ना करेगा, तो वह राज्यसभा के सभापति कर्तव्यों का पालन नहीं करता उस वक्त। बाकी सारे सही थे। अब क्वेश्चन 74 देखते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू होते हैं। दूसरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। बताइए। 24 का हमारा डी सही है, मतलब एक और दो दोनों ही सही नहीं थे। ये मैंने आपको ये विजन मंथली मैगजीन पढ़ाए थे, तब भी आपको ये पढ़ाया था टॉपिक, अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो से। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 243 जो है 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में संविधान के भाग 9 के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है। तो देखिए संविधान का जो आर्टिकल है 243 है, वो जो 5वीं अनुसूची है के क्षेत्रों में, ठीक है, संविधान के भाग 9 के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है। हालांकि संसद को कानून द्वारा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में इस भाग के उपबंधों का विस्तार करने का अधिकार है। तो संसद होती है वो कानून बनाकर क्या है, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनमें इन उपबंधों का विस्तार कर सकती है। ठीक है, इसे संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। पेशा अधिनियम या पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है ना, क्योंकि अलग उसमें जो है प्रावधान है, तो संविधान के भीतर संविधान है। इसका कारण है कि संविधान के पंचायत संबंधी भाग 9 के उपबंध को कुछ संशोधनों अपवादों के साथ अनुच्छेद
244 के उपखंड 1 के अंतर्गत 10 राज्यों के 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के तहत विस्तारित करता है। ये 10 राज्य निम्नलिखित है: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। तो इन्हें ऑप्शन में था कि केवल उत्तर पूर्व तक है इस अधिनियम, नहीं, इन सारे 10 राज्यों तक है। और पंचायती राज मंत्रालय है वो इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय, तो नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है, इसलिए दोनों ही सही नहीं थे। तो 74 का हमारा डी सही है कि दोनों ही सही नहीं थे। अब देखते हैं 75। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है क्योंकि ये पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों और विभागों की जांच करती है। दूसरा, ये बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद ही करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 75 का हमारा बी सही है। देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है, वे लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इनको मनोनीत नहीं करते हैं, ये हर साल लोकसभा द्वारा हर साल चुने जाएंगे अपने सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। ठीक है, समिति प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मंत्रालयों और विभागों को ही चक्रानुक्रम आधार पर जांच हेतु चयन करती है। इस प्रकार सभी मंत्रालयों को कवर करने में कई वर्ष लग जाते हैं। मतलब हर साल क्या है, कुछ मंत्रालयों को की जांच करेगी। इस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है और लोक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देती है। तो बजट में जो अनुमान होते हैं उनकी जांच करती है। तो पहला कथन सही नहीं है। ये बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान के बाद ही करती है, ना कि उससे पहले। तो जब मतदान हो जाता है तब ये जांच करती है। तो दूसरा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 75 का बी सही है। पहला इसलिए सही नहीं है, स्थायी मितव्ययिता समिति कहते हैं, बात सही है, लेकिन पूरे वर्ष सभी मंत्रालय नहीं है, कुछ मंत्रालय की जांच करती है। और दूसरा हमारा सही था, तो बी सही है। अब देखते हैं 76। हाल में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 76 का हमारा सी सही है, दोनों कथन सही थे। ठीक है, देखिए, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक ना कि संवैधानिक निकाय, मतलब वो संविधान बाद में बनी हुई है, तो वो सांविधिक निकाय है, बात सही है। क्षेत्रीय परिषदों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित किया गया था। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये गठित हुई और देश को 5 क्षेत्रों में बांट दिया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद थी। हालांकि पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। क्षेत्रीय केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है, जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है वो सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषदों को के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो मतलब आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए ये आर्थिक और सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यकों, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे मामलों पर विचार करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। ये केवल विचार विमर्श और सलाहकारी निकाय है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 17 क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अधिवेशन परिषद के अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त निर्धारित समय पर होता है। पुंछी आयोग ने सिफारिश की, ये गलत लिखा है आगे। ठीक है, पुंछी आयोग के कथन दो सही नहीं है, दोनों ही सही है। पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि क्षेत्रीय परिषदों को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। साथ ही इन बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने और नीतियों की सुसंगतता के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो ये आपस में समन्वय और सहयोग के लिए होती हैं। तो 76 का सी है, यानी दोनों कथन सही है। अब 77 देखते हैं। न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 77 का ए सही है, कथन एक सही है, दूसरा नहीं। देखिए, अनुच्छेद जो 124 का क्लॉज 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 218 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। तो उनको महाभियोग द्वारा हटाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया और आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, सेम होगा उन लोगों की प्रक्रिया। इसका अर्थ है कि न्यायाधीश को हटाने का आधार दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार या अक्षमता होनी चाहिए। तो हमें बोला गया था कि मतलब क्या उन्हें सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटा सकते हैं? नहीं, दुर्व्यवहार, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उन्हें हटा सकते हैं। उन्हें हटाने के लिए क्या है, प्रक्रिया संसद में 100 लोकसभा सदस्य या 50 राज्यसभा सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एक जांच समिति का गठन करते हैं। पहले 100 लोकसभा के 50 राज्यसभा सदस्य एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। फिर क्या है, एक जांच समिति बनेगी लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा। समिति में 3 सदस्य शामिल होंगे। एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक प्रख्यात न्यायविद होगा। समिति आरोप तय करती है कि न्यायाधीश से लिखित जवाब देने की मांग करती है। न्यायाधीश को साक्ष्यों की जांच करने का भी अधिकार है। जांच के बाद समिति निर्धारित करती है कि आरोप वैध है या नहीं। इसके पश्चात वे अपना प्रतिवेदन सौंपती है। ठीक है, तो वो जांच करती है। संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का आधार है। तो राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको फिर हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन 77 का ए सही था। केवल एक हमारा कथन जो है वो सही है। अब देखते हैं 78। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? एक, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा अनुच्छेद 239 ए के तहत की गई थी। सेकंड, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 78 का डी सही है, यानी एक और दो दोनों ही सही नहीं थे। देखिए, संविधान अनुच्छेद 239 जो AA के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उसके विधानमंडल की स्थापना करता है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद से क्या है, दिल्ली और उसके विधानमंडल की स्थापना होती है। इसके द्वारा दिल्ली के उच्च न्यायालय हेतु उपबंध नहीं किया गया है। इसमें दिल्ली के उच्च न्यायालय हेतु उपबंध नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 को अधिनियमित करके की गई थी। अब देखिए, जो आर्टिकल्स न्यूज़ में बहुत रहते हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए, है ना। वैसे भी दिल्ली से रिलेटेड कितने विवाद चले, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 241 में उपबंध किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, संसद क्या है, कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय बना सकती है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में। इसके लिए मतलब संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए दोनों ही सही नहीं थे। इसलिए 78 का हमारा डी सही है। अब 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय समितियों के गठन का उद्देश्य नहीं है? एक, मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करना। बी, नीतिगत मुद्दों और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल की गहन जांच की सुविधा प्रदान करना। सी, नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करना। डी, मुद्दों को सुलझाना और मंत्रिमंडल के विचार हेतु प्रस्ताव तैयार करना। तो कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, 79 का सी आंसर सही है। जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए निर्मित संगठनात्मक उपकरण के समान है। तो देखिए, मंत्रिमंडल के पास बहुत सारा काम होता है, तो उनके काम को कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय समितियां बनाई जाती हैं। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती है और प्रभावकारी समन्वय की स्थापना करती हैं। तो जो नीतिगत मुद्दे होते हैं वो उनका अध्ययन करती है। ये श्रम और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। ये मुद्दों के समाधान की खोज करती है और मंत्रिमंडल के विचार हेतु प्रस्ताव तैयार करती है। हालांकि नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान नहीं करती, क्योंकि इन समितियों में राज्यों की कोई भागीदारी नहीं होती, इसलिए कथन सी सही है। देखिए, संघीय मतलब क्या, जब राज्य भी उसमें शामिल है, ऐसा तो है नहीं, तो संघीय रूप प्रदान नहीं करती है। तो 79 का सी सही है। ठीक है, उसको सी जो है वो उसका उद्देश्य नहीं है इन्हें बनाने का। आप क्वेश्चन 80 देखते हैं। 73 और 74 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी नगर पालिका या नगर पंचायत के चुनाव को केवल एक निर्वाचक अर्जी के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। ये निर्वाचन अर्जी निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा सकती है? ए, उस जिले के जिला न्यायालय को जिससे नगर पालिका या पंचायत संबंधित है। बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को। सी, राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को। डी, राज्य निर्वाचन आयोग को।
तो इसका आंसर बताइए। तो 80 का हमारा सी सही है। देखिए 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ठीक है, तो जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये उपबंधित करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह उपबंधित करता है कि पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किया जाए, अन्यथा नहीं। तो 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायतों के संबंध में इसी तरह के उपबंध किए गए हैं। तो हमारा इधर सी सही है। ठीक है, तो 80 का हमारा सी सही है, राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।